चलो भैया देखो, आज का लेक्चर अल्टरनेटिव करंट में 5वां पार्ट पढ़ते हैं। सीएल सर्किट, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस, क्यू फैक्टर। कैसे कैपेसिटर और इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर है। फिर रेजोनेंस इसका देखेंगे, क्यू फैक्टर देखेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को देखा जाएगा। तो सबसे पहली चीज सीएल सर्किट। सीएल सर्किट में आप जानते हैं कि क्या होता है कि इंडक्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है, और ये अल्टरनेटिंग सोर्स से क्या है, कनेक्टेड है। देखो भाई, एक ये क्या है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, अल्टरनेटिंग सोर्स से ये क्या है, कनेक्ट है। कैपेसिटर में आपको पता है कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। ये देखो, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, और इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ये देखो, ये VL हो गया, ये VC हो गया, करंट I हो गया। तो जो ये रिजल्टेंट वोल्टेज है वह कितना होगा, VL माइनस VC। रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, VL माइनस VC, और ये करंट I हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, फेजर डायग्राम ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। करंट से इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे है। अब इसके दो केस आते हैं। एक केस आता है कि अगर मान लो VL VC से ज्यादा होगा, मतलब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज अगर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो VL इज ग्रेटर देन VC होता है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो होगी, ये रिजल्टेंट हमको इधर मिलेगा, VL माइनस VC करंट से 90 डिग्री आगे होगा। यानी VL माइनस VC क्या है, करंट से कितना डिग्री, 90 डिग्री आगे है। यानी V लीड्स टू I कितना, phi इक्वल टू प्लस पाई बाई 2। और इस कंडीशन में एक्सियल इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगा, यानी एक्सियल इज ग्रेटर देन एक्सियल। फिर क्या भाई, V सेकंड क्या है, VL इज लेस देन VC अगर होता है, VL इज लेस देन VC। मान लो अगर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज से कम होता है, VL इज लेस देन VC। तो VL इज लेस देन VC में अब जो रिजल्टेंट होगा वह लैग करेगा, लीड नहीं करेगा, रिजल्टेंट लैग करेगा। देखो ये देखो, रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे, यानी रिजल्टेंट VL माइनस VC है जो लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे है, और ये करंट I है। तो इसका मतलब यहाँ पे V लैग्स I और phi इक्वल टू कितना होगा, माइनस पाई बाई 2। और इंडक्टर के अक्रॉस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से कम है इस केस में, यानी एक्सियल इज लेस देन क्या है, एक्सी है। तो ये तो हो गया फेजर डायग्राम। अब इनके फेजर डायग्राम से जो अप्लाइड वोल्टेज है वह कितना आएगा। फेजर डायग्राम से अप्लाइड वोल्टेज देखिए, हमने कहा था कि फेजर डायग्राम वेक्टर डायग्राम की तरफ होता है। तो इस फेजर डायग्राम से अप्लाइड वोल्टेज कितना आता है, ये देखो, जो अप्लाइड वोल्टेज आएगा इसके क्रॉस जो अप्लाइड वोल्टेज ये V है वह VL माइनस VC होगा। हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, हो सकता है ये सही, हो सकता है VC माइनस VL सही हो, इसीलिए देखिए हमने मैग्नीट्यूड लिया। VL को IXL कहेंगे, IXC कहेंगे, V अपॉन IXL माइनस XC, या Z इक्वल टू XL माइनस XC हो गया। यानी इस सर्किट का जो इम्पीडेंस हो गया Z इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। पावर फैक्टर इसका क्या आएगा, cos phi की वैल्यू क्या आएगी। इसमें देखिए जो पावर फैक्टर होता है cos phi 0 होता है। एवरेज पावर लॉस जो आता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। LC सर्किट में tan phi भी क्या होता है, 0 होता है। tan phi भी यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि phi पाई बाई 2 होगा और tan पाई बाई 2 कितना होता है, यहाँ पर 0 होता है। फिर tan phi की वैल्यू भी कुछ नहीं आती है। ग्राफ बिटवीन Z एंड F और Z और F के बीच का ग्राफ कैसा होगा। चलो भाई, ग्राफ बिटवीन Z एंड F, Z और F के बीच का ग्राफ देखते हैं क्या है। ये देखो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इससे ये यहाँ से आया है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो इम्पीडेंस सर्किट का फर्स्ट डिक्रीज, इम्पीडेंस सर्किट का जो है वह डिक्रीज कर रहा है। ये देखो, इम्पीडेंस सर्किट का डिक्रीज कर रहा है, देन इंक्रीज, और उसके बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इम्पीडेंस सर्किट का फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, फिर उसके बाद सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी किसी भी सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तो उस दशा को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां पर रेजोनेंस क्या होगा, यहां पर रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के लिए सर्किट का इंपीडेंस जो होना चाहिए वह 0 होना चाहिए।
मतलब सीएल सर्किट के लिए इंपीडेंस जो होना चाहिए जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी एलसी सर्किट की, उस समय जब इसका इंपीडेंस 0 होता है तो जो एलसी सर्किट फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम लोग क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। यानी व्हेन जेड इक्वल टू 0 देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखिए रेजोनेंस होने के लिए जेड 0 होना चाहिए, एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर होना चाहिए, ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होनी चाहिए, और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वह 1/2 पाई 1/√LC होना चाहिए। यह आपको सीएल सर्किट के बारे में जानना है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एलसीआर सर्किट को इसके बाद देखेंगे। सारे पॉइंट को देखते हुए नोट कर लीजिए। चलो भाई सीरीज एलसीआर सर्किट देखा जाए। एलसीआर का सीरीज देखो, एनसीईआरटी में जो है सीरीज एलसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, पैरेलल एलसीआर से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, और मैक्सिमम जगहों पे सीरीज एलसीआर सर्किट से ही रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में फिर हम पहला काम इस सर्किट को बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये देखो इंडक्टर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये रजिस्टर लगा हुआ है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है V = V0 sin ओमेगा टी, ये आपका सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सारे क्रियाकलाप उसी तरह से रेजिस्टेंस में देखते हैं। रेजिस्टेंस में ये करंट है, सब में करंट तो आपका सेम होगा। ये देखिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाते वक्त ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो रेजिस्टेंस में करंट होता है वही करंट सब में होता है। जो रेजिस्टेंस में करंट होता है वही करंट सब में होता है। तो करंट है, रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। ये देखिए रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे, ये भी याद रखिए। रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में ये करंट दिया गया है, और ये देखिए इसमें वोल्टेज इससे 90 डिग्री क्या होता है, पीछे है कैपेसिटर में। इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में ध्यान दीजिएगा, इंडक्टर में यहाँ पे क्या होगा, ये करंट है, इसमें जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री क्या होता है, आगे होता है। अब दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, इनका फेजर डायग्राम बनाते हैं। चलिए भाई फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम क्या है, चलिए इनका फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये करंट दिया गया है, ये देखिए करंट है, ये क्या है, VR है, ठीक है, ये तो है VR। ये क्या दिया गया है, ये VL दिया गया है, और ये VC दिया गया है। तो देखिए एक डायग्राम में हमने इसको ड्रॉ कर लिया, फेजर डायग्राम, ठीक है। ये VL हो गया, ये VC हो गया, ये करंट और वोल्टेज। देखिए अब इसमें दो केस आते हैं। हो सकता है कि इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल जो है कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल से ज्यादा हो, इसका पहला केस। इसमें दो केस आएंगे, यानी बी का पहला केस क्या है, अगर VL इज ग्रेटर देन VC हो, मतलब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज अगर क्या है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज से ज्यादा हो, तो देखिए इनका जो फेजर डायग्राम बनेगा, ये देखिए ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, ऊपर की तरफ VL माइनस VC, देख रहे हैं इसको, ऊपर की तरफ VL माइनस क्या हो गया, ये VC हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये करंट दिया गया है, और ये क्या दिया गया है, ये करंट दिया गया और VR दिया गया है, और ये रिजल्टेंट दिया गया है, ये देखिए रिजल्टेंट V, ये रिजल्टेंट V दिया गया है, रिजल्टेंट V। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि V जो है आपका कहां से कहां तक, मतलब ये जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड टू, यानी V वोल्टेज, ये V क्या है, लीड टू करंट, कहां से कहां तक, 0 से लेके प्लस π/2 इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, ठीक। दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पे दूसरे केस में क्या है, आइए दूसरे केस में ये हो सकता है आपका B का सेकंड केस, इसमें हो सकता है VL इज लेस देन VC हो जाए, यानी इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वह कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज से कम हो सकता है। इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल जो है वह कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज से कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये देखिए, ये करंट हो गया, और ये क्या हो गया, VR हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा,
ये VC माइनस VL हो गया। और इसमें क्या है, वोल्टेज लैग कर रहा है। ये देखो, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज है, वो लैग कर रहा है, यानी रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो यहाँ पे लैग कर रहा है, यानी V लैग्स I इसमें लीड कर रहा था। V लैग्स I कहाँ से, देखिए -π/2 से लेकर कहाँ तक वेरिएशन हो गया, मतलब -π/2 से लेके 0 तक ये V लैग कर रहा है, मतलब वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रहा है -π/2 से लेके कहाँ तक, वह 0 तक। कब, जब VL इज लेस देन VC। तो ये इनका फेजर डायग्राम देख लिया। अब इनके पास अप्लाइड वोल्टेज जरा देखेंगे भाई। चलिए कोई भी अप्लाइड वोल्टेज का फॉर्म ले लेते हैं। ये देखिए अप्लाइड वोल्टेज क्या हो गया, अप्लाइड वोल्टेज देखते हैं। अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कोई भी चाहिए फॉर्म ले लीजिए, जब वो फॉर्म ले लीजिए तो V, ये देखो ये V रिजल्टेंट है और ये दोनों के परपेंडिकुलर है। V रिजल्टेंट है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो V का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, प्लस VR का स्क्वायर, या V स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर और ये IR का होल स्क्वायर, या V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस ये R स्क्वायर। V अपॉन I को Z कहेंगे, Z का स्क्वायर इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, या Z इक्वल टू रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये सर्किट का इम्पीडेंस हो गया। सर्किट का क्या हो गया, इम्पीडेंस हो गया। ठीक है भाई, तो ये सर्किट का यहाँ पे इम्पीडेंस हो गया। अप्लाइड वोल्टेज मतलब सर्किट का इम्पीडेंस हो गया Z इक्वल टू रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस कितना, R का स्क्वायर। ये सर्किट का इम्पीडेंस हो गया। बाकी चीज़ों में देखते हैं इसका tan phi कितना होगा, ठीक है, और क्या पावर फैक्टर होगा, इन सब चीज़ों को देखते हैं। चलिए ये देखा जाए पावर फैक्टर क्या होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी। पावर फैक्टर, आइए पावर फैक्टर देखा जाए। पावर फैक्टर क्या है, cos phi इक्वल टू R/Z होगा। देखिए पावर फैक्टर हो गया cos phi इक्वल टू R/Z, या R अपॉन Z कितना है, देखिए Z जो है रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। ये देखिए पावर फैक्टर हो गया cos phi इक्वल टू R/Z, R अपॉन रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया, R स्क्वायर हो गया। ये पावर फैक्टर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए पावर फैक्टर के बाद एवरेज पावर लॉस क्या होता है। एवरेज पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस के 3 फॉर्म हमको देखना है। और देखना बेटा ये डायरेक्ट भी कई बार नीट में पूछा गया है, डायरेक्ट तीनों। जैसे कई साल के 2008 के 2007 के एग्जामिनेशन में देखा कि डायरेक्ट ये तीनों जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट पूछा गया है। VRMS IRMS इंटू R अपॉन रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर R अपॉन Z होता है, या आप इसको ये भी कर सकते हैं, ये भी कहा जाता है कि इसको VR अपॉन रिजल्टेंट वोल्टेज होता है, यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, VR अपॉन रूट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एवरेज पावर। दूसरा फार्मूला क्या है, VRMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z का स्क्वायर, इम्पीडेंस का स्क्वायर होता है, किसका, इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस का स्क्वायर क्या हो गया, XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। या तीसरे फॉर्म में अगर केवल करंट के फॉर्म में लिखते हैं तो, करंट के फॉर्म में लिखते हैं तो IRMS का स्क्वायर इंटू R। इसमें देखिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये रहे कि एक सीरीज LCR सर्किट दे दे और उसमें कह दे कि जो RMS करंट है वह 20 एम्पियर है और सर्किट का रेजिस्टेंस 30 ओम है, तो उसमें एवरेज पावर लॉस बताइए। तो आपको XL XC खोजने की जरूरत नहीं है। अगर रेजिस्टेंस और करंट केवल पता है तो यहीं से डायरेक्ट आप फार्मूले से बता सकते हैं। IRMS का स्क्वायर इंटू कितना R। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा।
इन सब छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बैठा रहिएगा। तो ये सर्किट का क्या हो गया, एवरेज पावर लॉस हो गया। क्या हो गया, ये एवरेज पावर लॉस हो गया। अब इसमें जरा tan phi देखते हैं सर्किट का। tan phi, चलिए भाई tan phi देखा जाए, क्या है इसका tan phi देखा जाए, tan phi क्या है। तो जो डायग्राम आया था वह डायग्राम कैसा था, ये देखिए करंट ऐसे है, ये VR था, ये क्या था VL माइनस VC, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज V दिया गया है और ये phi दिया गया है। क्या दिया गया है, phi। तो tan phi क्या होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग देखते हैं tan phi, तो tan phi यहाँ पे क्या होगा, VL माइनस VC अपॉन VR होगा। बोलो भाई tan phi क्या होगा यहाँ पे, VL माइनस VC अपॉन VR होगा कि नहीं tan phi। तो tan phi क्या होगा, VL माइनस VC अपॉन कितना हो जाएगा, VR। VL माइनस VC अपॉन कितना, VR, या tan phi इक्वल टू VL माइनस VC का मतलब क्या हो गया, IXL माइनस IXC अपॉन IR, या XL माइनस XC अपॉन। अब यहाँ से कुछ केस आएंगे, केस को जरा देख लिया जाए। देखिए tan phi सर्किट का क्या हो गया, कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके इसी से आते हैं, ठीक है। हो सकता है इसी से आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन जाए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में ऐसे बन जाए कि इंडक्टर के क्रॉस 80 वोल्ट है, कैपेसिटर के क्रॉस 60 वोल्ट है, अगर रिजल्टेंट वोल्टेज 60 डिग्री क्या है, लीड कर रहा है, तो वोल्टेज के क्रॉस आप क्या है, रजिस्टर बताइए। तो हो सकता है डायरेक्ट इसी फार्मूले से आप निकाल लें, ये भी कर सकते हैं। देखिए फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। हमारे लिए एक एक नंबर कीमती है। डॉक्टर बनने के लिए छोटी छोटी बात, यहाँ तक कि जब डॉक्टर बन भी जाएंगे तो भी बहुत छोटी बात, बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो करेंगे तो आदमी मर ही जाएगा, पेशेंट मर ही जाएगा। एकदम छोटी छोटी बात ध्यान दीजिएगा, और ये आदत आप सही बनी रहेगी तभी आप करेंगे, नहीं तो कैंची पेट में छोड़ देंगे, ध्यान रहे। अब देखिए tan phi इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन कितना हो गया, R हो गया। अब केस फर्स्ट में चलते हैं। केस फर्स्ट क्या करा, अगर XL इज ग्रेटर देन XC होता है, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL XC से ज्यादा होता है, तो बताओ XL XC से ज्यादा होता है तो tan phi इस कंडीशन में क्या होगा, tan phi इक्वल टू पॉजिटिव होगा। और नेचर सर्किट का क्या होता है, नेचर ऑफ सर्किट, यानी नेचर ऑफ सर्किट इंडक्टिव होता है, याद रखिएगा, इंडक्टिव होता है केस फर्स्ट में। और वोल्टेज क्या करता है, करंट से लीड करता है, एंड वी लीड टू करंट, वी लीड टू आई, कितना फेज, वी लीड टू आई, ठीक है, वी लीड टू आई कितना, यहाँ पे वी लीड करता है करंट से, जो भी होगा जितना भी होगा उतना लीड करेगा ये, ठीक है। केस सेकंड में देख लीजिए, केस सेकंड में अगर XL इज लेस देन XC है तो tan phi इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव। देखो भाई XL अगर XC से छोटा है तो tan phi कितना हो जाएगा, देख लीजिए, अगर XL XC से छोटा है तो tan phi क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। tan phi और नेचर ऑफ सर्किट अब कैपेसिटिव हो जाएगा, यानी नेचर ऑफ सर्किट कैपेसिटिव हो जाएगा, यानी कैपेसिटिव सर्किट का नेचर हो गया, नेचर ऑफ सर्किट कैपेसिटिव हो गया। और V लैग्स करंट, यानी V लैग्स, ठीक है, टू करंट, और V जो है करंट से लैग करेगा। केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड में अगर XL और XC आपस में बराबर होते हैं, ये देखिए XL और XC आपस में बराबर होते हैं, तो अगर XL और XC आपस में बराबर होते हैं तो tan phi, ये tan phi क्या होगा भाई, ये 0 हो जाएगा, ये देखिए tan phi 0 होगा। अगर XL और XC आपस में बराबर होता है तो tan phi क्या होगा, 0 होगा। और नेचर ऑफ सर्किट क्या होगा यहाँ पर, रेजिस्टिव, यानी ये देखिए जो नेचर ऑफ सर्किट होगा वह रेजिस्टिव होगा, ठीक है, नेचर ऑफ सर्किट रेजिस्टिव। और वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, और इस कंडीशन में वोल्टेज और करंट, यानी वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट बोथ इन सेम फेज, यानी दोनों जो हैं वो किस में होंगे,
सेम फेज होंगे, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। तो केस थर्ड में अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है तो टेन फाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और नेचर ऑफ सर्किट रेजिस्टिव होगा, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, यानी वोल्टेज और करंट जो दोनों होंगे वह सेम फेज में होंगे। और इसी कंडीशन को रेजोनेंस में स्टडी करेंगे हम लोग, मतलब यही कंडीशन जो होगी रेजोनेंस की कंडीशन होगी। इसी को रेजोनेंस की कंडीशन भी कहा जाता है, इसी को हम लोग रेजोनेंस की कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, रेजोनेंस की कंडीशन कहेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में। अब इसी पे पैरेलल एलसीआर सर्किट हम लोग देखेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। पैरेलल एलसीआर सर्किट देख लेते हैं। देखो, जो सीरीज एलसीआर सर्किट था वह एक्सेप्टर सर्किट होता है, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन में जो टेलीविजन होता है या रेडियो होता है उसमें एक्सेप्टर सर्किट की तरह ये यूज किया जाता है, या ये करंट एम्प्लीफिकेशन के लिए यूजफुल होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन। और वह जो है वो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के लिए अच्छा होता है। ये करंट एम्प्लीफिकेशन के लिए अच्छा होता है, वह जो है आपका वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के लिए क्या होता है, वह अच्छा होता है। ठीक है, ये रिजेक्टर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट जो होता है एक्सेप्टर सर्किट, ये करंट एम्प्लीफिकेशन और वो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के लिए अच्छा होता है। तो देखिए, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे अभी तक जैसे कहीं किसी कंपटीशन में तो बने नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा, क्या है कैसे है। ये देखिए, इसमें ये इंडक्टर ऐसे लगा होता है, ये कैपेसिटर होता है और ये आपका रेजिस्टर होता है। छोटी छोटी बातों को ध्यान दें। और ये देखिए इस प्रकार से ऐसे ये करंट यहां से जा रहा है, तो करंट यहां से जा रहा है तो रेजिस्टर में कौन सा करंट होगा, IR होगा। कैपेसिटर में कौन सा करंट होगा, IC। और इंडक्टर में कौन सा होगा, IR। और आप हमेशा जानते हैं कि इसमें वोल्टेज लीड करता है, मतलब वोल्टेज सब में सेम होगा, यानी वोल्टेज सब में सेम होगा, करंट को आगे पीछे हम करेंगे। तो ये बताइए, रजिस्टर सर्किट में, केवल रजिस्टर सर्किट में क्या होता है, केवल रजिस्टर सर्किट में देखो भाई, केवल रजिस्टर सर्किट में अगर केवल रजिस्टर सर्किट होता है तो देखो, अगर केवल रजिस्टर सर्किट है तो ये वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज तो समय सेम है, और इसमें करंट आपका क्या होगा, ये IR सेम पेज में। कैपेसिटर सर्किट में क्या होगा, कैपेसिटर सर्किट में देखो, कैपेसिटर सर्किट में ये वोल्टेज दिया गया है। अब याद करिए जरा, कैपेसिटर सर्किट में हमने क्या बताया था, करंट लीड करता था, करंट लीड करता था हमेशा वोल्टेज से। तो करंट लीड करता था, तो इसका ये देखिए कैसे बनेगा, ये IC हो जाएगा। इंडक्टर में क्या होगा भाई, इंडक्टर में देखिए, इंडक्टर में ये वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज हो गया, वोल्टेज तो समय सेम है। आप जानते थे कि इंडक्टर में जो वोल्टेज होता था वो करंट से 90 डिग्री आगे होता था, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता था। तो अब इसमें कैसे हो जाएगा, ये IL हो जाएगा। अब इन सबका जरा हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है भाई, चलिए फेजर डायग्राम बनाया जाए, देखा जाए कैसे है फेजर डायग्राम। चलिए इनका जरा फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम कैसे होगा, फेजर डायग्राम में क्या क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज इस प्रकार से, और ये रजिस्टर हो गया IR, और ये क्या हो गया इसमें, ये आपका IC हो गया, ये आपका IL हो गया। ठीक है, इसमें भी दो केस हो सकते हैं। ठीक है, पहला केस क्या आपका, B, A में आपका ये बन गया, B में आपका ये बन गया। B का फर्स्ट केस, अगर IC इज ग्रेटर देन IL होता है, तो अगर IC इज ग्रेटर देन IL हो तो रिजल्टेंट इधर की तरफ जाएगा, यानी IC माइनस IL, और ये क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, और ये IR हो गया, और ये रिजल्टेंट करंट हो गया फाई। याद रखिएगा, यहां पे जो रिजल्टेंट करंट आई है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है, आई जो है वो वोल्टेज से क्या कर रहा है, यानी आई लीड्स वोल्टेज, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। ठीक, दूसरे कंडीशन में अगर IL ज्यादा होता है, ये देखिए बी के सेकंड केस में IL इज ग्रेटर देन IC होता है, IL इज ग्रेटर देन IC होता है।
IL अगर IC से ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा भाई, ये V हो गया और ये क्या हो गया, IR हो गया, V हो गया, IR हो गया, और IL इज ग्रेटर देन IC है, तो IL इज ग्रेटर देन IC है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये IL माइनस IC हो जाएगा, IL माइनस IC हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट I हो गया, और ये क्या है, ये लैग कर रहा है, यानी I लैग्स V, कहां से कहां तक, -π/2 से 0 तक ये लैग कर रहा है। ठीक, फिर इसमें रिजल्टेंट करंट देखते हैं। रिजल्टेंट करंट क्या होती है, रिजल्टेंट करंट को देखते हैं। देखो रिजल्टेंट करंट क्या होती है, ये वाला ले लें डायग्राम, I का स्क्वायर इक्वल टू IC माइनस IL का होल स्क्वायर और प्लस IR का स्क्वायर, या I क्या होगा भाई, V स्क्वायर अपॉन Z का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, V अपॉन XC, V अपॉन XL, और ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R, इस तरह से हो जाएगा। V सब में से कैंसिल हो गया, 1/Z को एडमिटेंस करते हैं, ये देखिए एडमिटेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1/Z को एडमिटेंस कहा जाता है, एडमिटेंस Y इक्वल टू 1/Z, ठीक है। फिर इंडक्टिव सस्पेक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटिव सस्पेक्टेंस हमने आपको बताया था। इंडक्टिव, ये देखिए इंडक्टिव सस्पेक्टेंस, ये C बताया था 1/XC, ऐसे बताया था 1/XC, इंडक्टिव सस्पेक्टेंस या C इक्वल टू 1/XC, तो ये क्या हो जाएगा, SC SL और ये कंडक्टेंस का, तो ये सर्किट का इम्पीडेंस हो गया, एडमिटेंस हो गया। तो सीरीज पैरेलल LCR सर्किट में इतना ही जानते रहिएगा, बाकी इसका रेजोनेंस भी अभी देख लिया जाएगा। तो क्या क्या चीजें भाई, इंडक्टर में हमेशा याद रखिए क्या होता है, वोल्टेज आगे होता है करंट से, तो ये देखिए हमने करंट को पीछे बना दिया वोल्टेज से। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है करंट से, ये देखिए हमने इस तरह से बना दिया, 90 डिग्री पीछे होता है। और रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। इनमें अगर मान लीजिए फेजर डायग्राम बनाते हैं तो IC IL और ये IR हो गया। पहले केस में अगर IC इज ग्रेटर देन IL है तो ये देखो IC माइनस IL बनेगा। दूसरे केस में अगर IL इज ग्रेटर देन IC है तो IL माइनस IC बनेगा। और रिजल्टेंट आपका I का स्क्वायर इक्वल टू IC माइनस IL का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर, या एडमिटेंस का स्क्वायर, Y को यहाँ पे एडमिटेंस कहा जाता है और ये जो एडमिटेंस होता है वो 1/Z होता है। तो एडमिटेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, SC माइनस SL का होल स्क्वायर प्लस G का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये सीरीज LCR सर्किट और पैरेलल LCR सर्किट के बारे में बताया। अब इसी में हम लोग रेजोनेंस देखेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस अब सीरीज LCR और पैरेलल LCR सर्किट में रेजोनेंस किस प्रकार से होता है, जरा इसको देखते हैं। देखिए रेजोनेंस क्या है। एक सर्किट को रेजोनेंस कब कहा जाएगा, सर्किट इज सेड टू बी रेजोनेंट व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, मतलब सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के मैच कर जाती है। जो सर्किट है LCR एक सर्किट है, उसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है ना, साइन ओमेगा टी ओमेगा है कि नहीं फ्रीक्वेंसी उसमें। तो फ्रीक्वेंसी अगर ये दोनों आपस में मैच कर जाते हैं तो इसी कंडीशन को रेजोनेंस कहा जाता है। और बेटा याद रखिए ये रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में बैठाए भी रहिएगा कि जब तक आपके लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी और आपके लगन की फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में मैच नहीं कर जाएगी तब तक आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। जैसे आपका लक्ष्य है नीट है जेई है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपके लगन आपके धैर्य की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर गई, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके जो मेजरमेंट लेवल है, आपकी जो दिमाग का लेवल है, आपकी जो लगन है, इससे अगर मैच कर जा रही है तो याद रखिए रेजोनेंस होगा।
और रेजोनेंस आप जानते हैं कि रेजोनेंस के ही बेसिस पे हमारा टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, ये सारी चीजें इन सब पे क्या काम करती हैं। तो आपकी भी फ्रीक्वेंसी अगर इस तरह से काम करेगी तो आपके भी जीवन में क्या है, कुछ अच्छा ही होगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसे अपने जीवन में भी उतारिएगा, अपने जीवन में भी जरूर लाइएगा कि जो लक्ष्य है, जो आपका तय है, जो आप बनना चाहते हैं जहां भी जीवन में, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। वह फ्रीक्वेंसी अगर आपके लगन, आपके धैर्य, आपकी मेहनत, आपके कर्तव्य, आपके कर्म की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर गई तो याद रखिए वह रेजोनेंस होगा। और उस समय जब रेजोनेंस होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता है वह चीज बनने से, आपको बनना ही बनना है। तो आइए सीरीज रेजोनेंस सर्किट देखा जाए। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है भाई, ठीक है, इसमें याद रखिए इस रेजोनेंस सर्किट में एल और सी मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि जब सर्किट का नेचर रेजिस्टिव हो गया तो क्या करने के लिए एल और सी, नहीं, एल और सी होना चाहिए, बिना एल और सी के नहीं होगा। ठीक है, टाइप ऑफ रेजोनेंस सर्किट में सीरीज एलसीआर सर्किट, इसको एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है, सीरीज वाले को याद रखिएगा, ये एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है। और ये वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, सीरीज एलसीआर सर्किट। अब सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या क्या चीजें हैं, सर्किट का इंपेडेंस जेड इक्वल टू रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। क्या होना चाहिए फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए पहली चीज एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए, दूसरी चीज VL इक्वल टू VC, या तो XL इक्वल टू XC कहिए या तो VL इक्वल टू VC कहिए, ठीक है। तीसरी चीज फाई क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। चौथी चीज इसमें कॉस फाई क्या होना चाहिए, +1 होनी चाहिए, ठीक है। ABCD, E क्या होना चाहिए इसमें, E में आपका जेड मिनिमम होना चाहिए, जेड मिनिमम R के बराबर। और F में करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, कितना, V/Z मिनिमम, ठीक है। याद रखिएगा इसमें इंपीडेंस सर्किट का मिनिमम होता है, इसीलिए वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और कॉस फाई याद रखिए, अगर देखिए इसको सीरीज एलसीआर समझने का एक और तरीका है, अगर क्वेश्चन में ये बोल दे करंट मैक्सिमम है, कोई भी है, जैसे एलसीआर सर्किट है और क्वेश्चन में बोलता रहा करंट मैक्सिमम है, तुरंत समझ जाना कि वह सीरीज एलसीआर सर्किट बोल रहा है और रेजोनेंस की अवस्था बोल रहा है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोले इंपीडेंस मिनिमम, तो समझ जाना कि सीरीज एलसीआर सर्किट है और रेजोनेंस की कंडीशन बोल रहा है। किसकी कंडीशन बोल रहा है, रेजोनेंस की कंडीशन। तो आई मैक्स इक्वल टू V अपॉन क्या हो गया, यहाँ पे जेड मिनिमम हो गया फॉर रेजोनेंस। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है देख लेते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना होगा भाई, ये तो हो गया रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसमें, चलिए भाई देखते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसमें, ये देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए बात करेंगे तो देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू क्या है, एक्सी है, ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा/c, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। या ओमेगा क्या होता है, 2πf, ओमेगा कितना होता है 2πf, 2πf इक्वल टू 1/√LC। देखिएगा यहां से भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं, छोटे छोटे, यल को बढ़ा दिया जाए, सी को बढ़ा दिया जाए, ओमेगा में क्या चेंज होगा, परसेंटेज चेंज क्या होगा, ठीक है भाई। देखिए नीट और जेई का जो एग्जामिनेशन है, फिजिक्स के छोटे से फार्मूले का मैथमेटिकल यूज, और कुछ थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि फिजिक्स को समझ के हमको साइंटिस्ट बन जाना है। अरे भाई उन फार्मूलों को ऐसा अप्लाई करना है मैथमेटिक्स का जो समझ में आए। लोग पूछते हैं कहां से प्रॉब्लम बनता है, कैसे प्रॉब्लम बनता है, प्रॉब्लम यहीं से बनता है, यही आपका समझ लीजिए प्रॉब्लम है आने वाला, यहीं से बन जाएगा। परसेंटेज चेंज दे देगा या कुछ भी दे देगा, वेवलेंथ दे देगा, कुछ भी दे देगा, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कुछ देखेंगे हम लोग। 2πf इक्वल टू 1/√LC, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो गया, 1/2π 1/√LC। देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है भाई। अब यहां पर देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ जेड विथ एफ, यानी जेड का वेरिएशन एफ के अनुसार कैसे है, वेरिएशन ऑफ जेड विथ एफ। चलो भाई वेरिएशन ऑफ जेड विथ एफ देख लो।
वेरिएशन ऑफ जेड विथ एफ। चलिए फ्रीक्वेंसी और एफ में क्या वेरिएशन है। चलो भाई ये हो गया, जेड हो गया और ये एफ हो गया। तो देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो इम्पीडेंस सर्किट का पहले डिक्रीज करता है और फिर उसके बाद इंक्रीज करता है। तो क्या कहने का मतलब है, एफ को अगर इंक्रीज करते हैं तो फर्स्ट जेड डिक्रीज देन जेड इंक्रीज। फर्स्ट जेड डिक्रीज, पहले जेड डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है। और ये देखिए ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, इसी को एफ आर कहा जाता है। और इस कंडीशन में सर्किट का इंपीडेंस जेड मिनिमम आर के बराबर होता है, हमेशा नहीं रेजोनेंस होगा। ठीक है, ये सब चीजें तो रेजोनेंस को नहीं बता रही हैं, रेजोनेंस केवल यही होगा, यही रेजोनेंस की कंडीशन होगी। ठीक है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी कि जब सर्किट का इंपीडेंस सबसे मिनिमम है तो ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहां पे होगी। देखिए सर्किट का इंपीडेंस सबसे मिनिमम है, जेड इक्वल टू मिनिमम, और यही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ये सब चीजें जो है वह इंडक्टिव और कैपेसिटिव नेचर को बता रहा है। मतलब यहां पे क्या बता रहा है, इस दशा में ये क्या बता रहा है, ये देखिए tan phi को 0 बता रहा है। नेचर ऑफ सर्किट को रेजिस्टिव बता रहा है। क्या बता रहा है, ये देखिए, और V and I इन सेम फेज, V and I इन सेम फेज, और देखिए यहां सेम फेज में होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, और नेचर ऑफ सर्किट रेजिस्टिव होता है। ठीक है, V and I इन सेम फेज, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या होती है, F इक्वल टू किसके इक्वल, एफ आर के इक्वल। ठीक है, यानी यह रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है। यहां क्या है भाई, यहां जो फ्रीक्वेंसी है वह लेस देन एफ आर है। मतलब ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, ये वाला पार्ट, ये ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, जरा देख लेते हैं ये वाला पार्ट क्या बता रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसमें एफ जो है वह लेस देन एफ आर बता रहा है। ये देखिए तो इतने पार्ट में क्या है, और tan phi इसका क्या है, इसका जो tan phi बता रहा है वह क्या बता रहा है, निगेटिव बता रहा है। बताइए tan phi निगेटिव बता रहा है। नेचर ऑफ सर्किट ये पार्ट क्या बता रहा है, इंडक्टिव, यानी नेचर ऑफ सर्किट क्या हो गया, ये इंडक्टिव हो गया। नेचर ऑफ सर्किट कैपेसिटिव, नेचर ऑफ सर्किट क्या हो गया यहाँ, कैपेसिटिव। और यहाँ पे क्या हो गया, कौन सी चीज हो गई, यहाँ पे तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, और ये देखिए यहाँ पे एक्सी इज ग्रेटर देन क्या हो गया, एक्सएल हो गया। और वोल्टेज लैग कर रहा है, V लैग्स टू I, वोल्टेज लैग कर रहा है। इसमें क्या हो गया भैया, ये देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है इधर की पोर्शन में। ये देखो F इज ग्रेटर देन एफ आर, ये देखो F इज ग्रेटर देन एफ आर। tan phi का क्या है बोलो, tan phi का क्या लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, ये पॉजिटिव स्लोप लग रहा है, ये नेगेटिव स्लोप लग रहा है। नेचर ऑफ सर्किट क्या हो गया, यहाँ पे नेचर ऑफ सर्किट इंडक्टिव हो गया। कैसा हो गया, सर्किट का नेचर इंडक्टिव हो गया। और एक्सेल जो है, एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे V लीड करेगा करंट से, और V लीड करंट, और V जो है करंट से लीड कर रहा है। तो ये चीज इस ग्राफ को देखने से ध्यान दीजिएगा। इस ग्राफ में 3 तरह के पार्ट होते हैं, कि मतलब जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का पार्ट है वह tan phi निगेटिव बता रहा है, नेचर ऑफ सर्किट कैपेसिटिव बता रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल बता रहा है, और V लैग्स टू I बता रहा है। और ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये देखो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और tan phi पॉजिटिव है, नेचर ऑफ सर्किट इंडक्टिव है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, और V लीड I है। मतलब वोल्टेज जो है करंट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, V लीड टू I। tan phi 0 है यहाँ पे, नेचर ऑफ सर्किट रेजिस्टिव है, V एंड I इन सेम फेज, और F इक्वल टू क्या, FR। तो ये इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो गया, इसका इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन। अब इसी पे करंट और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। करंट विद फ्रीक्वेंसी, अब करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन सीरीज LCR सर्किट में क्या होता है। अभी हमने देखा कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी तो इंपीडेंस डिक्रीज कर रहा था, देन इंक्रीज कर रहा था। करंट वाले में उल्टा होता है, क्योंकि I इक्वल टू V बाई जेड मिनिमम होता है, तो अगर जेड मिनिमम होगा तो पक्का है कि करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां पर क्या देखा जाएगा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये देखिए करंट फर्स्ट इंक्रीज
देन डिक्रीज, फिर उसके बाद करंट क्या है, डिक्रीज करने लगेगी। तो ये जो होता है ये करंट का मैक्सिमम पॉइंट होता है, कि मतलब जब सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी वही अवस्था रेजोनेंस की होगी। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में करंट मैक्सिमम है उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जिस समय जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है उसको हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब इसमें देखिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एक डेफिनेशन आती है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का पावर आधा हो, जिस फ्रीक्वेंसी में सर्किट का पावर आधा हो या करंट 1/√2 टाइम्स हो, करंट क्या हो 1 भाई पावर आधा होगा तो करंट क्या होगा 1/√2 टाइम्स होगा, पावर हाफ तो करंट क्या 1/√2 टाइम्स, उस फ्रीक्वेंसी को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, अगर पावर आधा होता है, पावर टेंड्स टू p/2, then we know that power p equal to I square r। सो करंट क्या होगा, अगर पावर आधा होगा तो करंट क्या होगा I/√2 होगा कि नहीं। तो ये देखिए करंट I इक्वल टू I/√2 होगा, तो ये I max/√2 है। तो ये एक बार ग्राफ जब इंक्रीज कर रहा है तो इस फ्रीक्वेंसी पे देखिए I max/√2 आ रहा है, और जब ग्राफ नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो देखिए एक फ्रीक्वेंसी पे ये I max/√2 आ रहा है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, द फ्रीक्वेंसीज एट विच पावर बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, पावर बिकम हाफ या करंट विल बिकम 1/√2 टाइम्स, या करंट विल बिकम 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो इसको हम लोग इन पॉइंटों को, इन फ्रीक्वेंसी के पॉइंटों को जहां पे पावर आधा हो जाए, मतलब पावर आधा हो जाए या करंट 1/√2 टाइम्स हो जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। फिर इसमें देखिए बैंड विड्थ क्या होता है। ये जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं इनका जो डिफरेंस होता है ना, इनका जो डिफरेंस होता है मतलब f2 माइनस f1, इसी फ्रीक्वेंसीज को हम लोग बैंड विड्थ कहते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है मतलब डेल्टा f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f2 माइनस f1, इसको हम लोग, ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बैंड विड्थ कहते हैं। डेल्टा f इक्वल टू f2 माइनस f1 को बैंड विड्थ कहा जाता है। ठीक है भाई, आई बात समझ में। अब क्वालिटी फैक्टर हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, कैसे कैसे क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो अब क्वालिटी फैक्टर देख लिया जाए, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वालिटी फैक्टर देखते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या है, अब देखिए क्या है क्वालिटी फैक्टर। जैसे करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का इस तरह से ग्राफ आया है, मतलब क्वालिटी, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्वालिटी मतलब जिसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अच्छी हो, उच्च श्रेणी की हो, उसको हम, उसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। मतलब जैसे हम मोबाइल में फोन करते हैं या टेलीविजन देखते हैं, आवाज सही आए, पिक्चर सही आए, भाई वही तो कहा जाएगा रेजोनेंस की क्वालिटी सही है। तो यह जो रेजोनेंस करंट और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का जो शार्पनेस, जितना ही शार्प होगा ये पीक पॉइंट, जब करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच जो ग्राफ बनेगा उसके पीक पॉइंट जितना ही शार्प होगा उस रेजोनेंस की क्वालिटी उतनी ही क्या है, अच्छी मानी जाएगी, जितना शार्प होगा। ये देखिए करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ। तो यही कहा जाता है कि क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्निफिकेशन फैक्टर, मतलब क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्निफिकेशन फैक्टर, या इट इज द रिप्रेजेंट द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, इट इज द रिप्रेजेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। और याद रखना इसकी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, क्यू फैक्टर ऑफ एसी सर्किट बेसिकली एन आइडिया ऑफ स्टोर एनर्जी एंड लॉस्ट एनर्जी। देखिए सर्किट में क्या है, एनर्जी भी स्टोर होती है और लॉस्ट भी होती है। तो बेसिकली ये क्या आइडिया होता है कि स्टोर एनर्जी और लॉस्ट एनर्जी का ये क्या होता है, बेसिकली आइडिया होता है। और Q इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल अपॉन मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। और मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल। क्वालिटी फैक्टर Q की और भी डेफिनेशन है, देखिए कई। इंडक्टिव रिएक्टेंस
रेजोनेंस का अपॉन रेजिस्टेंस का रेशियो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस अपॉन रेजिस्टेंस का रेशियो, या इसी को 2 पाई एफ आर एल अपॉन आर कहेंगे, एफ आर को 1/2 पाई 1/√LC कहेंगे, सबको सॉल्व करेंगे तो 1/r रूट में L/C आएगा। यानी क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा अच्छा कब होगा, याद रखिएगा, जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कम होंगे और सर्किट का इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, उस सर्किट का उस रेजोनेंस का क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा। मतलब क्या होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होने के लिए, रेजिस्टेंस कम, कैपेसिटेंस कम, इंडक्टेंस ज़्यादा, तब होगा उसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा। इसकी और एक और डेफिनेशन है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बोलो क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बोलो क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या, बैंडविड्थ। अब करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच के ग्राफ का जरा एनालिसिस करें। आप ये बताइए कि इन तीनों में सबसे पीक पॉइंट कौन है, ये, उससे कम किसका है, ये, सबसे कम किसका है, ये। तो जिसका पीक पॉइंट ज्यादा है भाई उसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा, यानी वो शार्पनेस होगा, ठीक है। तो शार्प है तो इसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, यानी Q3 इज ग्रेटर देन Q2 इज। और जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, याद रखना उस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यानी R3 इज लेस देन R2 इज लेस देन R1। यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज और शार्पनेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब एक बात यहां पे याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी दो सर्किट है सीरीज में, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। एक बात हमेशा याद करिएगा, दो सर्किट हैं, दो सर्किट, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में दो सर्किट है, मतलब एक सर्किट एक ये है, इनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ है, और एक सर्किट ये है, इनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ है। दो सर्किट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। अगर इन दोनों को सीरीज में, हम सीरीज LCR सर्किट है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो भैया याद रखिएगा इनकी फ्रीक्वेंसी 2f नहीं होगी, 3f नहीं होगी, f/2 नहीं होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी f ही बनी रहेगी। मतलब समान फ्रीक्वेंसी की n सर्किटें अगर सीरीज में कनेक्ट हैं, समान फ्रीक्वेंसी की n सर्किटें अगर सीरीज में कनेक्ट हैं, तो याद रखिए इनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी बनी रहेगी, f ही बनी रहेगी, f ही बनी रहेगी, ठीक। ये हमारा हो गया क्या, क्वालिटी फैक्टर, ठीक। अब पैरेलल LCR सर्किट में रेजोनेंस देख लेते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। पैरेलल LCR में सर्किट में रेजोनेंस देखते हैं। LCR सर्किट देखा जाए, पैरेलल LCR सर्किट में किस तरह से इंपेडेंस और फ्रीक्वेंसी का और करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ होता है, बेसिकली यही जानना है, और क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे पहली चीज इसमें इसका एडमिटेंस, अभी हम लोग पढ़े थे एडमिटेंस y इक्वल टू रूट में कितना, SC माइनस SL का होल स्क्वायर और प्लस क्या था, G का स्क्वायर। तो एट रेजोनेंस क्या होता है इसमें, एट रेजोनेंस पहली चीज SC इक्वल टू SL होता है, SC इक्वल टू SL होता है। जब SC इक्वल टू SL होता है तो याद रखिएगा y जो होगा वह मिनिमम आएगा और किसके बराबर होगा, Z। तो अगर y मिनिमम होता है तो याद रखिए, आप जानते हैं कि Z इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं कि Z यहां मैक्सिमम होगा, 1/y मिनिमम। अगर y मिनिमम होगा तो Z यहां पे क्या होगा, इंपीडेंस सर्किट का यहां पे मैक्सिमम होता है, यानी सर्किट का इंपीडेंस पैरेलल LCR सर्किट में मैक्सिमम होता है। तो अगर क्वेश्चन में बोले कि इफ द इंपीडेंस ऑफ सर्किट मैक्सिमम, तो समझ जाना कि पैरेलल LCR सर्किट का रेजोनेंस है। तो करंट इसमें क्या होगा, करंट क्या होगा इसमें, करंट ये देखिए, करंट यहां मिनिमम होगा, I मिनिमम इक्वल टू V/Z मैक्स। बाकी सब चीज तो वही है, यहां पर भी फाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई इक्वल टू 1। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, SC इक्वल टू SL का मतलब क्या हो गया, 1/XC इक्वल टू 1/XL, या FC इक्वल टू XL, या ओमेगा 1/ओमेगा C इक्वल टू ओमेगा L, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC,
या ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ भी क्या होता है, देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आप नहीं पहचान पाएंगे। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे कि बताइए सीरीज एलसीआर सर्किट है कि पैरेलल एलसीआर सर्किट है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे। अगर इम्पीडेंस सर्किट का मिनिमम है तो याद रखिएगा सीरीज एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस है। इम्पीडेंस अगर सर्किट का मैक्सिमम है तो याद रहे ये पैरेलल एलसीआर सर्किट है, ठीक है। तो इसी से हम लोग पहचानेंगे। अब ग्राफ देखिए क्या होगा इसका जो ग्राफ होता है, ये जेड हो गया और ये क्या हो गया, एफ हो गया। तो जेड और एफ के बीच का ग्राफ ये होगा, जेड मैक्स, ठीक है, यहाँ जेड मैक्स होता है और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, करंट और फ्रीक्वेंसी, आई मिनिमम होता है यहाँ, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया पैरेलल एलसीआर सर्किट हो गया। अब इस सीरीज एलसीआर सर्किट, पैरेलल एलसीआर सर्किट पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छोटे छोटे जरा देख लेते हैं, तो जरा इनको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कर रहा है, पुराना क्वेश्चन आया हुआ नीट का, करा कि रेडियो रिसीवर ए मैसेज एट ए 300 मीटर बैंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 300 मीटर बैंड, कितना कहा जा रहा है, 300 मीटर बैंड जो है वह कहा जा रहा है, ठीक है। तो 300 मीटर कहा जा रहा है। इफ अवेलेबल इंडक्टेंस इज, जो इंडक्टेंस है वह 1 मिली हेनरी है, कितना है, 1 मिली हेनरी। देन कैलकुलेट रिक्वायर्ड कैपेसिटर, हमको कैपेसिटेंस बताना है। तो अब देखिए आप जानते हैं कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती हैं वह स्पीड ऑफ लाइट से करीब क्या है कैलकुलेट चलती हैं, और ये जो 300 मीटर बैंड का दिया गया है ये इसका वेवलेंथ एक तरह से दिया गया है, मतलब ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसका वेवलेंथ दिया गया है। तो इसकी जो वेवलेंथ है यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 300 मीटर। चलिए भाई वेवलेंथ 300 मीटर है, तो जब वेवलेंथ दे दिया तो अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। बोलो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा। बोलो भाई C इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाएगा। तो जब C इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये देखिए फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, या C कितना होगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 300 हो गया 300, यानी इसका मतलब 10⁶ हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक। अब आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फार्मूला है, एफ इक्वल टू 1/2π 1/√LC, ये तो है फार्मूला। अब एफ की वैल्यू यहाँ 10⁶ रख दीजिए, 1/2π रख दीजिए, 1 ये क्या है 10⁻³ है, और ये कैपेसिटेंस है, इसको रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू लगभग 25 पिकोफैरेड आएगी, 25 पिकोफैरेड आएगी, ठीक है भाई। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन है। अब दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, की तरफ चलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है, मतलब अभी तक जो हमने लेक्चर में पढ़ाया है आपको वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये IIT का आया हुआ प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, बहुत भयंकर है, आपके सारे कॉन्सेप्ट उसी में आके मिल जाएंगे। तो कह रहा है कि देखिए ये एक सर्किट है, इन द सर्किट शोन, सर्किट में क्या है 1 माइक्रो हेनरी का एक इंडक्टर है, 1 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर है। कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट, कौन कौन सा। कह रहा है कि इफ ओमेगा इक्वल टू 0, अगर ओमेगा सर्किट का 0 हो गया, लगभग 0 हो गया, तो करंट भी सर्किट का लगभग 0 हो जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा। बी फ्रीक्वेंसी एट विच करंट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मतलब वह फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एट विच करंट और वोल्टेज अगर सेम फेज में हो तो फ्रीक्वेंसी आर से इंडिपेंडेंट होती है। चलिए, द करंट विल फेज आई, द करंट विल फेज इन वोल्टेज इफ ओमेगा
10⁴ रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इज ग्रेटर देन 10⁶ रेडियन पर सेकेंड, सर्किट बिहेव लाइक कैपेसिटर। तो चलिए बारी बारी सारे ऑप्शन को इसमें चेक किया जाए, इसका सोल्यूशन देखा जाए क्या कर रहा है, बारी बारी सारे क्वेश्चन का। सबसे पहला काम जरा हम सी ऑप्शन को देख लेते हैं। कह रहा कि द करंट विल फेज वी इफ ओमेगा इक्वल टू 10⁴, मतलब करंट अगर वोल्टेज के साथ सेम फेज में है, तो बताइए अगर करंट और वोल्टेज सेम फेज में है तो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होता है कि नहीं? बोले भाई पता है रेजोनेंस, करंट और वोल्टेज अगर दोनों सेम फेज में होते हैं तो एलसीआर सर्किट में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो अगर एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस एफ इक्वल टू, ठीक है, रेजोनेंस या ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√LC। चलिए 1/√L कितना है? L है 10⁻⁻⁶, C कितना है? 10⁻⁻⁶, ऊपर जाएगा 10⁻12, 10⁻12 मतलब 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड, लेकिन ये तो बोल रहा है ओमेगा इक्वल टू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये गलत है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओमेगा इज ग्रेटर देन 10⁶ रेडियन पर सेकेंड, सर्किट बिहेव्स लाइक कैपेसिटर। चलिए देखते हैं अब क्या कहता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये बताइए, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है और एक्सी इक्वल टू 1/ω_c होता है। तो ये बताओ ओमेगा को अगर बढ़ाया जाएगा तो एक्सएल इंक्रीज करेगा, अगर ओमेगा को बढ़ाया जाएगा तो एक्सी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओमेगा अगर 10⁶ रेडियन पर सेकेंड से ज्यादा हो जाए तो सर्किट बिहेव लाइक कैपेसिटर। ये बताइए जब ओमेगा आपका बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट रहा है, मतलब सर्किट नेचर का कैपेसिटिव नहीं हो रहा है, नेचर का सर्किट इंडक्टिव हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी यहां पे क्या है? गलत दिया है। डी ऑप्शन भी गलत दिया है। चलिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ओमेगा इक्वल टू 0, करंट इक्वल टू 0। चलो भाई एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल है, अगर ओमेगा 0 होगा तो एक्सएल क्या होगा? 0 होगा। एक्सी इक्वल टू 1/ω_c है, अगर ओमेगा 0 होगा तो एक्सी इक्वल टू क्या होगा? इनफाइनाइट। तो ये बताइए अगर ओमेगा 0 है तो एक्सी क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ जा रहा है, मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वह इनफाइनाइट हो जा रहा है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। तो इंडक्टर तो करंट को फ्लो करने देगा, लेकिन क्या कैपेसिटर करंट को सर्किट में फ्लो करने देगा? नहीं फ्लो करने देगा। क्यों? क्योंकि इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट है। ये देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका क्या है? इनफाइनाइट है। तो ये करंट को इस सर्किट में फ्लो करने नहीं देगा। इसीलिए नेचर ऑफ सर्किट यहां पे क्या है? कैपेसिटिव होने की वजह से ये करंट को ब्लॉक कर दिया, यानी आई को ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, यानी करंट सर्किट का क्या होगा? 0 होगा। तो पहला ऑप्शन यहां पे सही है, एट ओमेगा इक्वल टू 0 करंट सर्किट का क्या? 0। ठीक। अब बी ऑप्शन क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी एट विच करंट विल बी फेज विथ वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अब देखिए कितनी छोटी सी बात को दे दिया है। ठीक है, एलसीआर सर्किट में हम डेफिनेशन ही पढ़ते हैं कि करंट और वोल्टेज अगर सर्किट का सेम फेज में होता है तो वह फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, और वह फ्रीक्वेंसी जो होती है आर से इंडिपेंडेंट होती है। क्यों आर से इंडिपेंडेंट होती है? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/2 पाई 1/√LC होती है। तो क्या वह फ्रीक्वेंसी, ये बताइए क्या ये फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले में आर पे डिपेंड करती है? नहीं। और ये फ्रीक्वेंसी कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब करंट और वोल्टेज दोनों क्या है? सेम फेज में हो। ये फ्रीक्वेंसी तभी पॉसिबल है जब करंट और वोल्टेज दोनों क्या है? सेम फेज में हो। एफ इक्वल टू 1/2 पाई 1/√LC, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए नीट का आया हुआ प्रॉब्लम है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर द बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन एलसीआर सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर ए बेटर ट्यूनिंग फॉर एन एलसीआर सर्किट। तो देखो जिसका क्वालिटी फैक्टर जिस ऑप्शन का क्या होगा सबसे अच्छा होगा वो बेटर ट्यूनिंग के लिए क्या है यूज किया जाएगा। ये मैंने कहा था ना, जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा कब होगा, जिसका यल ज्यादा हो, आर कम हो और सी कम हो, उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ज्यादा होता कि नहीं। तो अब इन चारों ऑप्शनों में ठीक है क्वालिटी फैक्टर जिसका ज्यादा होगा Q इक्वल टू 1/2 पाई 1/√LC सॉरी Q इक्वल टू 1/R रूट में L/C। तो R कम C कम L ज्यादा। तो देखो भैया किसका है, देखिए ये 20 है, 25 है, 15 है, 25 है। इसका देखो C वाले ऑप्शन में रेजिस्टेंस कम लग रहा है, इंडक्टेंस ज्यादा लग रहा है और कैपेसिटेंस भी इसका कम लग रहा है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो C ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बेटर ट्यूनिंग के लिए यूज होगा, क्योंकि इसका R कम है, C कम है और L इसका ज्यादा है। ठीक है, तो ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। अब अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है एग्जाम्पल नंबर 4? एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहा है सर्किट L, C एंड R आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी L, C, R जो है वो सीरीज में कनेक्ट है। I लीड्स द वोल्टेज बाई 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ C। तो C की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब ये बताओ सीरीज LCR सर्किट है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, जो छोटी छोटी बात देखिए, जब तक थियरी नहीं याद होगी ना, जब तक देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे ना, तब तक हो नहीं पाएगा ये। तो कॉन्सेप्ट है क्या यहाँ पे, I लीड्स द वोल्टेज, इसका मतलब नेचर ऑफ सर्किट कैपेसिटिव है। देखिए अगर वोल्टेज लीड करता है नेचर ऑफ सर्किट इंडक्टिव, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं नेचर ऑफ सर्किट रेजिस्टिव एंड रेजिस्टेंस की कंडीशन होती है। नेचर और अगर I लीड करता है तो नेचर ऑफ सर्किट कैपेसिटिव, इसका मतलब C इज ग्रेटर देन XL है यहाँ पे। अब देखिए फार्मूले में आपने 10 यूज किया था, याद है आपको 10 इक्वल टू XL माइनस XC नहीं होगा, यदि X इज ग्रेटर देन XL तो XC माइनस XL अपॉन R हो जाएगा। 10 में क्या हो गया, 1045 डिग्री। XC क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा L अपॉन R। 1 इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C माइनस ओमेगा L अपॉन R, या कितना हो जाएगा यहाँ पे R इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C माइनस ओमेगा L। इसको इधर लेते आइए, यहाँ पे 1 बाई ओमेगा C इक्वल टू R प्लस 2 पाई FL, या C इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई F R प्लस 2 पाई FL। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 की तरफ चलते हैं, नीट का आया हुआ प्रॉब्लम है और काफी इंपॉर्टेंट है, फिर आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि रेजिस्टेंस आर ड्रॉ पावर P व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। मतलब एक रेजिस्टर अगर AC सोर्स से कनेक्ट है तो पावर P वह ड्रॉ कर रहा है। मतलब इस प्रकार से, ये देखो एक रेजिस्टर है और ये देखो ये AC सोर्स से ये कनेक्ट है, तो ये पावर P ड्रॉ कर रहा है, यानी पावर P इक्वल टू VRMS का स्क्वायर। अब इसमें Z इक्वल टू R हो जाएगा ना, तो VRMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z स्क्वायर करोगे तो Z इक्वल टू R रखोगे तो R आ जाएगा, या VRMS का स्क्वायर कितना हो जाएगा, P इंटू R हो गया। फिर क्या करा है, इफ एन इंडक्टर इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर को रेजिस्टेंस के सीरीज में रख दिया जाए, रेजिस्टेंस के सीरीज में रख दिया, सच दैट द इंपीडेंस ऑफ सर्किट बिकम Z, मतलब सर्किट का जो इंपीडेंस है वह Z हो गया, द पावर ड्रॉ विल बी। अब क्या होगा, मतलब अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये एक इंडक्टर इसके सीरीज में रख दिया गया, सोर्स वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है, सोर्स वोल्टेज वही है। ठीक है, ये R हो गया और ये L हो गया। तो अब पावर ड्रॉ क्या हो जाएगा अब सर्किट में इंपीडेंस आ जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, P डैश इक्वल टू VRMS तो वही है इंटू आर बाई जेड का स्क्वायर। ये तो होता है VRMS का स्क्वायर इंटू आर बाई जेड का स्क्वायर। पावर लॉस का फार्मूला हमने बताया है, P डैश इक्वल टू VRMS का स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब तो सर्किट में इंपेडेंस हो गया। यहाँ जेड और आर दोनों एक ही चीज था, ठीक है। तो यहाँ अगर आर अपॉन जेड स्क्वायर लिखते तो ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या है, इस VRMS की वैल्यू ले जाके यहाँ रख दो, क्योंकि ऑप्शन क्या है, पी आर जेड के टर्म में है। तो P डैश इक्वल टू जब VRMS का स्क्वायर रखोगे तो क्या आएगा, आर अपॉन जेड का स्क्वायर या PR बाई जेड का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, PR बाई जेड का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोगों ने क्या है, LC सर्किट और LCR सर्किट का सीरीज, रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, ये सब आप लोगों ने देखा और उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हमने लगाया। तो अब इसको बढ़िया से ध्यान से जो भी चीजें हैं उनको पढ़िए, मेहनत करिए, इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, आपकी परीक्षाएं जब भी होंगी उसमें बेस्ट करिए और धरती के भगवान क्या है आप बनिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।